स्वागत है आपका इस वीडियो में। मैं हूं कोमल शर्मा और आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं कार्बोहाइड्रेट्स पार्ट नंबर 4, या फिर ये भी बोल सकते हैं कि ये लास्ट वीडियो है कार्बोहाइड्रेट्स को लेकर। ये सारे टॉपिक हमने इस टॉपिक में, ये सारे सब टॉपिक हमने इस टॉपिक के अंदर किए हैं, जिसमें कि प्रॉपर्टीज, क्लासिफिकेशन, मोनोसेक्राइड्स, स्टीरियोआइसोमेरिज्म, ऑप्टिकल एक्टिविटी एंड डेरिवेटिव्स ऑफ मोनोसेक्राइड हम कर चुके हैं। और आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं अबाउट ओलिगोसेक्राइड्स और पॉलीसेक्राइड्स क्या होता है। चलिए तो वीडियो शुरू करते हैं विद दीज टॉपिक्स कि ओलिगोसेक्राइड्स क्या होगा और पॉलीसेक्राइड क्या होता है। यस, यहां से हम शुरू करने वाले हैं। चलिए तो बात करते हैं कि ओलिगोसेक्राइड्स क्या होते हैं। देखिएगा, ओलिगोसेक्राइड्स की अगर बात करें तो इसमें डाइसेक्राइड्स भी आते हैं, इसमें डाइसेक्राइड्स भी आते हैं, इसमें डाइसेक्राइड्स भी आते हैं, इसके अंदर ही ट्राइसेक्राइड भी आता है, इसके अंदर ही टेट्रासेक्राइड भी आता है और इसके अंदर ही पेंटासेक्राइड भी आता है। इनका मतलब क्या होता है? देखो, अभी तक हमने पढ़ा है मोनोसेक्राइड, यानी कि एक मोनोमर यूनिट होती है जो सबसे छोटी यूनिट है शुगर मॉलिक्यूल को लेकर। ठीक है, आगे बात करें ओलिगोसेक्राइड की, तो ये एक ऐसी यूनिट है या फिर ये एक ऐसे केमिकल कंपाउंड है जो कि दो या दो से ज्यादा मोनोसेक्राइड से मिलकर बने हुए हैं। ओलिगोसेक्राइड में अगर हम बात करें तो 2 से लेकर 10 तक मोनोमर यूनिट हो सकती हैं। यहाँ पर 2 से लेकर 10 तक मोनोसेक्राइड या फिर मोनोमर यूनिट हो सकती हैं, जिसमें कि अगर 2 शुगर के मॉलिक्यूल होंगे, अगर वहां पर शुगर के मॉलिक्यूल 2 होंगे तो आप उसे कहेंगे कि वो डाइसेक्राइड है। अगर वहां पर 3 होंगे तो आप कहेंगे कि ट्राइसेक्राइड है। अगर 4 होंगे तो कहेंगे हम टेट्रासेक्राइड है। अगर 5 है तो हम कहेंगे पेंटासेक्राइड है। ठीक है, तो इस तरीके से हम आगे बढ़ते रहेंगे तो इनका नाम जो है चेंज होता रहेगा। अप टू 10 तक हम इसे ओलिगोसेक्राइड कहेंगे और 10 के बाद अगर मोनोमर यूनिट का जो नंबर है वो 10 से ज्यादा हो जाता है तो उसे हम पॉलीसेक्राइड बोलते हैं। ठीक है, कुछ एग्जांपल्स यहाँ पर कर लेते हैं, लेकिन उससे पहले देखेंगे कि बॉन्ड कैसे बनता है। फॉर एग्जांपल, ये एक मोनोमर यूनिट है यानी कि मोनोसेक्राइड है, यहाँ पर भी एक मोनोसेक्राइड है। मैं बात कर रही हूँ डाइसेक्राइड की, क्योंकि यहाँ पर मैंने 2 मोनोमर लिए हैं तो ये डाइसेक्राइड होगा। अब ऐसा तो नहीं है ना कि वो अकेले अकेले रहेंगे तो उसको हम डाइसेक्राइड बोल देंगे। जब ये दोनों आपस में ऐसे जुड़ जाते हैं तब जाकर ही हम इसे डाइसेक्राइड कहेंगे। तो ये जो बॉन्ड है जो इन दोनों को जोड़ता है, इस बॉन्ड को हम बोलते हैं ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। इसको हम बोलते हैं ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। ठीक है, यानी मोनोमर यूनिट को जोड़ने वाला जो कंपाउंड है, जो बॉन्ड है, उसको ग्लाइकोसिडिक लिंकेज या फिर बॉन्ड बोलते हैं। और ये फॉर्म होता है H2 के रिमूवल से, यानी जब वहां से H2 रिमूव होगा तब जाकर ये बॉन्ड फॉर्म होगा। और शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से बनता है, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से बनता है, इसलिए हम इसको कोवेलेंट बॉन्ड भी बोलते हैं। ये एक कोवेलेंट बॉन्ड भी है, ये कोवेलेंट बॉन्ड भी है। अब ये जो ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड होता है ये 2 टाइप का होगा। ग्लाइकोसिडिक जो बॉन्ड है वो 2 टाइप के होते हैं। कैसे? एक जिसमें कि N यानी कि नाइट्रोजन का इन्वॉल्वमेंट होता है तो उसे हम बोलते हैं N लिंक्ड ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। बात समझ आई? अगर वहां पर ऑक्सीजन का इन्वॉल्वमेंट है तो उसे कहेंगे O लिंक्ड ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। ये मिलते कहां पर हैं? अब अगर बात करें N वाले की तो ये मिलता है न्यूक्लिक एसिड के अंदर, ये मिलता है न्यूक्लिक एसिड के अंदर, यानी डीएनए और आरएनए। हमने जब डीएनए और आरएनए के बारे में पढ़ा था तो हमने ये बॉन्ड भी डिस्कस किया था, यानी कि जो शुगर का मॉलिक्यूल होता है और जो नाइट्रोजनस बेस होता है उनके बीच में जो बॉन्ड बनता है उसे ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बोलते हैं। और यहाँ पर नाइट्रोजन का इन्वॉल्वमेंट होता है तो उसको हम कहेंगे कि ये N लिंक ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड है। बात करें अगर O की तो ये मिलता है कार्बोहाइड्रेट्स के अंदर। जब कार्बोहाइड्रेट्स बनते हैं, यानी कि जब पॉलीसेक्राइड, ओलिगोसेक्राइड, डाइसेक्राइड बनता है तो वहां पर O लिंक्ड होता है। वहां पर क्या होगा? O लिंक्ड होगा। चलिए एक बार बात करते हैं कि कैसे बनेगा।
फॉर एग्जाम्पल हमारे पास ये एक शुगर का मॉलिक्यूल है, हमारे पास ये एक शुगर का मॉलिक्यूल है, ठीक है, ओके। यहाँ मैंने लिया है OH, यहाँ मैंने लिया है OH, 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 CH2OH। क्या आप बता सकते हैं कि किस चीज़ का डायग्राम मैंने ड्रॉ किया है? आपको बता देना चाहिए क्योंकि हमने ये कई बार कर लिया है। तो ये स्ट्रक्चर है ग्लूकोज का, ये स्ट्रक्चर जो है ग्लूकोज का है। और अगर मैं आपसे यहाँ एक क्वेश्चन और पूछ लूँ कि ये अल्फा है या बीटा है, तो आप क्या कहेंगे? क्योंकि यहाँ पर OH ऊपर है तो ये बीटा ग्लूकोज है, ये बीटा ग्लूकोज है, ठीक है। अगर वो नीचे होगा तो उसको हम अल्फा ग्लूकोज कहेंगे, ठीक है। अब अभी ऊपर है तो बीटा है, नीचे होगा तो अल्फा हम कहेंगे। और ये जो कार्बन है, ये जो कार्बन होता है, इस कार्बन को हम बोलते हैं एनोमर कार्बन, इसको हम बोलते हैं एनोमर कार्बन। क्योंकि जो एनोमर्स होते हैं, यानी ऊपर आएगा तो बीटा, नीचे आएगा तो अल्फा, इसको एनोमेरिज्म बोलते हैं। और ये जो एनोमर बनते हैं ये इस कार्बन के कारण बनते हैं, तो उसको एनोमर कार्बन बोलते हैं। मैं आपको ये क्यों बता रही हूँ अभी समझ आ जाएगा। अब मैंने यहाँ पर एक और ग्लूकोज का मॉलिक्यूल ले लिया है, यहाँ पर फिर से मैंने ग्लूकोज का मॉलिक्यूल लिया है जिसमें कि अल्फा ही लिया है, ठीक है। और यहाँ CH2OH, ठीक है, यहाँ पर CH2OH। अब ये भी मैंने अल्फा ग्लूकोज ही लिया है, तो मुझे इन दोनों को जोड़कर एक डाइसेक्राइड बनाना है, यानी मुझे इन दोनों को जोड़ना है और डाइसेक्राइड बनाना है। और कौन सा बॉन्ड होगा? यहाँ पर ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड होगा। लेकिन वो बॉन्ड बनेगा कैसे? तो देखिएगा, ये जो फर्स्ट वाला मोनोमर है उसका एनोमर कार्बन का जो OH ग्रुप होता है वो इन्वॉल्व होगा, और इसको फेस करने वाला कार्बन यानी कि ये वाला कार्बन कौन सा होगा? ये 1 2 3 4 यानी फोर्थ कार्बन जो उसको डायरेक्टली सामने से फेस करेगा, उस कार्बन का ये जो OH है ये इन्वॉल्व होगा फॉर द बॉन्ड फॉर्मेशन। और निकलना क्या है? यहाँ से निकलना है H2O। तो बात आती है कि किसने OH दिया है और किसने H दिया है। तो ये जो OH होता है, एनोमर कार्बन जो है वो डोनेट करता है OH, जो एनोमर कार्बन है वो डोनेट करेगा OH। जो नॉर्मल कार्बन है यानी कि जो नॉन एनोमर कार्बन होता है, जो नॉन एनोमर कार्बन है वो डोनेट करता है केवल H, ठीक है। तो ये स्ट्रक्चर कुछ ऐसी हो जाएगी। देखिए, यहाँ पर कार्बन था O, यहाँ पर OH होता है, तो ये OH और ये H आपस में रिएक्ट करेंगे और H2O को बाहर निकाल देंगे और फिर यहाँ बॉन्ड फॉर्म हो जाएगा। अब ये बॉन्ड कैसे फॉर्म होगा? ये बॉन्ड कैसे फॉर्म होगा? देखिए, यहाँ हमने लिया है एक ग्लूकोज का मॉलिक्यूल जो कि पहले लिया था, और यहाँ पर भी हमने एक ग्लूकोज का मॉलिक्यूल लिया है, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ O बचेगा, ये वाला जो OH था इसमें से केवल H गया है, O बचा है, तो वो यहाँ आएगा इस तरीके से और ये बॉन्ड फॉर्म हो जाएगा, ठीक है। तो देखिएगा, ये जो बॉन्ड है इसको बोलते हैं O लिंक्ड ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। बात समझ आई? कितना आसान है इस बॉन्ड को फॉर्म करना। इस तरीके से बॉन्ड फॉर्म होता है। ये भी मैंने अल्फा लिया था ग्लूकोज और ये भी अल्फा लिया था, ठीक है। बात समझ आई? इस तरीके से ये बॉन्ड फॉर्म होता है। अब आगे अगर बात करते हैं तो हम बात करेंगे डाइसेक्राइड्स के कुछ एग्जाम्पल। हम बात करेंगे कि डाइसेक्राइड्स में कुछ एग्जाम्पल हमें बताइए। सबसे पहले बात करें डाइसेक्राइड्स क्या होते हैं। डाइसेक्राइड जो कि 2 शुगर मॉलिक्यूल से बनते हैं, जो कि 2 शुगर के मॉलिक्यूल से बनता है, उसे डाइसेक्राइड बोलते हैं। और जिसका पहला एग्जाम्पल होता है माल्टोज, जिसका पहला एग्जाम्पल है माल्टोज। अब ये जो माल्टोज है इसका स्ट्रक्चर आप यहाँ पर देख सकते हैं, ठीक है। इसका स्ट्रक्चर यहाँ पर है। अब आप देखिएगा इसमें एक मिनट, हाँ, इसमें यहाँ पर जो बॉन्ड है OH नीचे है और इसमें भी OH नीचे है। तो अगर यहाँ OH नीचे है तो ये अल्फा होगा और ये स्ट्रक्चर है ग्लूकोज का।
यहाँ पर भी OH नीचे है, यानी कि ये भी अल्फा है और ये ग्लूकोज का स्ट्रक्चर है। तो मैं बोल सकती हूँ कि ये जो माल्टोज बनता है, ये माल्टोज जो है अल्फा ग्लूकोज से बनता है। 2 ही यूनिट होंगी, दोनों ग्लूकोज होती है, वो भी कौन सी, अल्फा वाली होती हैं। बात समझ आई? ठीक है। तो यहाँ पर ये जो बॉन्ड की फॉर्मेशन हुई है, ये जो बॉन्ड फॉर्म हुआ है यहाँ पर, इसको रिप्रेजेंट करने का एक तरीका है। मैं चाहती हूँ कि वो तरीका मैं आपको बताऊं और आप उसको ध्यान रखें कि किस तरीके से मैंने बताया है। देखिएगा होता क्या है कि ये जो फर्स्ट मोनोसेक्राइड है, यानी कि ये जो फर्स्ट वाला है, ये अल्फा है, ठीक है, अल्फा है। तो मैं यहाँ लिखूंगी कि अल्फा, ठीक है। इसका कौन सा कार्बन यूज हुआ है, फर्स्ट वाला कार्बन यूज हुआ है, तो अल्फा 1। सेकेंड वाला जो है उसका कौन सा कार्बन यूज हुआ है बॉन्ड के लिए, 1 2 3 4 कार्बन, 4। तो यहाँ अल्फा 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बना है, ठीक है। इस बॉन्ड को इस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है कि जो फर्स्ट मोनोसेक्राइड है उसका अल्फा है, मतलब अल्फा यूज किया है, साथ में फर्स्ट कार्बन है, और किससे बॉन्ड फॉर्म किया है, जो सेकंड वाला है उसका 4th कार्बन यूज हुआ है, तब जाकर ये ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बना है इन द माल्टोज। तो ये माल्टोज का स्ट्रक्चर है, 2 अल्फा ग्लूकोज के शुगर मॉलिक्यूल होते हैं, इस तरीके से बॉन्ड की फॉर्मेशन होती है। आई होप आपको माल्टोज का स्ट्रक्चर समझ आया होगा। ये एक डाइसेक्राइड है। आगे बात करते हैं तो लैक्टोज की। लैक्टोज भी एक डाइसेक्राइड है जो कि 2 मोनोसेक्राइड यूनिट से मिलकर बना हुआ है, जिसमें कि बीटा गैलेक्टोज होता है और ग्लूकोज होता है। स्ट्रक्चर को देखते हैं एक बार ध्यान से। ये जो स्ट्रक्चर है ये है गैलेक्टोज की, वो भी बीटा, क्योंकि यहाँ पर ये जो OH है वो ऊपर है, तो ये बीटा गैलेक्टोज है, ये गैलेक्टोज का स्ट्रक्चर है। यहाँ पर हमने लिया है कि ये है ग्लूकोज का स्ट्रक्चर, और यहाँ पर ग्लूकोज में किस तरीके से बॉन्ड फॉर्म होगा, देखो गैलेक्टोज का मतलब कि कौन सा है, बीटा है, तो बीटा है ना, गैलेक्टोज क्या है, बीटा है, बीटा का फर्स्ट कार्बन यहाँ यूज हुआ है, तो बीटा 1, और ये जो सेकंड मॉलिक्यूल है उसका 4th कार्बन यूज हुआ है, 1 2 3 एंड 4, ठीक है, इसका 4 कार्बन यूज हुआ है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 4। तो बीटा 1,4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज यहाँ पर बनी है, ठीक है, बात समझ आई। लैक्टोज जो होता है वो भी एक डाइसेक्राइड है जो बीटा गैलेक्टोज प्लस ग्लूकोज से मिलकर बना हुआ है। इसमें क्या होता है, जो गैलेक्टोज है वो बीटा लिया गया है, ग्लूकोज कुछ भी हो सकता है क्योंकि हमें इससे फर्क नहीं पड़ता, केवल हमें 4th कार्बन से मतलब होता है, ठीक है। तो वैसे भी बता दे तो यहाँ पर बीटा यूज किया है क्योंकि ये OH ऊपर है। इस तरीके से यहाँ इसका हुआ है फर्स्ट कार्बन यूज और इसका हुआ है 4th, बीटा है फर्स्ट वाला, तो बीटा 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बनता है इन लैक्टोज, ये भी डाइसेक्राइड है। बात समझ आई। चलिए तो आगे बात करते हैं। अब हम बात करेंगे ट्राइसेक्राइड्स में। एक एग्जाम्पल देख लेते हैं ट्राइसेक्राइड का। ट्राइसेक्राइड का मतलब जिसमें कि 3 शुगर के मॉलिक्यूल अटैच होंगे, उसे हम कहते हैं ट्राइसेक्राइड। सबसे ज्यादा कॉमन जो इसके अंदर एग्जाम्पल आता है वो है रेफिनोज। और ये जो रेफिनोज होता है ये 3 शुगर के मॉलिक्यूल से मिलकर बना हुआ है। एक होगा गैलेक्टोज, एक होगा ग्लूकोज और एक होगा फ्रक्टोज। गैलेक्टोज, ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज। और यहाँ पर जो बॉन्ड बनता है, देखो उसको लिखने का जो तरीका है वो कैसे होगा। गैलेक्टोज जो हमने यूज किया है वो अल्फा है ना, देखो अल्फा है, तो यानी कि यहाँ पर देखो आप, ये गैलेक्टोज का स्ट्रक्चर है, हमने अल्फा लिया है क्योंकि OH नीचे है, ठीक है। तो फर्स्ट यूनिट है गैलेक्टोज, वो भी कौन सा, अल्फा गैलेक्टोज। बात समझ आई। अब आगे लिखा है कि अल्फा है, फर्स्ट कार्बन है, और किससे अटैच है, ग्लूकोज के 6 कार्बन से अटैच है। तो देखो ये है ग्लूकोज का स्ट्रक्चर, इसका ये जो कार्बन है कौन सा है, देखो 1 2 3 4 5 6 कार्बन है ना। तो ग्लूकोज के 6 कार्बन से जुड़ा है गैलेक्टोज का फर्स्ट कार्बन, तो हमने लिखा है गैलेक्टोज का फर्स्ट कार्बन ग्लूकोज के 6 कार्बन से जुड़ा है। अब इसी ग्लूकोज का जो फर्स्ट कार्बन है, ग्लूकोज भी हमने कौन सा लिया है, अल्फा लिया है। अब इस ग्लूकोज का जो फर्स्ट कार्बन है, तो देखिएगा ये ग्लूकोज है, कौन सा है, अल्फा है, क्योंकि OH यहाँ नीचे आएगा, तो ये अल्फा ग्लूकोज लिया है। अब इस अल्फा ग्लूकोज का जो 6th कार्बन है वो तो इससे जुड़ गया है, इसका जो फर्स्ट कार्बन है वो जुड़ता है फ्रक्टोज से।
अब फ्रक्टोज कैसा लिया है हमने, बीटा फ्रक्टोज लिया है और उसका सेकंड कार्बन यहाँ यूज हुआ है। कैसे, देखो ये है कार्बन फर्स्ट, ये है कार्बन सेकंड, तो इस कार्बन सेकंड से जुड़ा है फ्रक्टोज, कौन सा है, बीटा। तो यहाँ पर ये इस तरीके से बॉन्ड बना है, तो ये एक बॉन्ड है, ये एक बॉन्ड है। तो इस तरीके से आप इस पूरे का मतलब समझ सकते हैं कि कैसे यहाँ लिखा हुआ है। यानी गैलेक्टोज है, अल्फा गैलेक्टोज है, उसका फर्स्ट कार्बन जुड़ता है ग्लूकोज के 6 से, अल्फा ग्लूकोज का जो फर्स्ट कार्बन है वो जुड़ता है बीटा फ्रक्टोज के सेकंड कार्बन से। सो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ रेफिनोज। इस तरीके से हम रेफिनोज की बात करते हैं। तो देखो ये हमने देख लिया है कि ओलिगोसेक्राइड क्या होते हैं, डाइसेक्राइड है, ट्राइसेक्राइड है। अब बात करते हैं पॉलीसेक्राइड क्या होते हैं और कौन कौन से होते हैं। पॉलीसेक्राइड्स की अगर बात करें तो देखो पॉलीसेक्राइड का मतलब है कि मोर देन 10 मोनोमर यूनिट, मोर देन 10 मोनोमर यूनिट्स। अगर 10 से ज्यादा मोनोमर यूनिट अटैच हो जाएं लगातार लगातार, बहुत बड़ी बड़ी चेन बना देते हैं, तो उसको हम पॉलीसेक्राइड बोलते हैं। इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है जैसे कि स्टार्च है, स्टार्च है, जैसे कि सेल्यूलोज है, ये क्या है, ये होते हैं कार्बोहाइड्रेट, वो भी पॉलीसेक्राइड। और स्टार्च का क्या फंक्शन होता है, प्लांट के अंदर, जैसे हमें पता है कि प्लांट फोटोसिंथेसिस करता है और ग्लूकोज बनाता है। अब जैसे जैसे ग्लूकोज बनता रहता है, अगर बॉडी में रिक्वायरमेंट है तो वो ग्लूकोज ब्रेक डाउन हो जाएगा, एनर्जी की फॉर्मेशन कर देगा। लेकिन अगर अभी प्लांट के अंदर फूड की रिक्वायरमेंट नहीं है, तो अब ज़रूरत है कि वो जो फूड बना है उसको स्टोर किया जाए। तो प्लांट के अंदर वो जो फूड बनता रहता है, ग्लूकोज जो बनता रहता है, वो आपस में जुड़ते रहेंगे और स्टार्च की फॉर्मेशन कर देते हैं। तो स्टार्च एक ऐसा मटेरियल है जो प्लांट के अंदर स्टोर फूड की फॉर्म में प्रेजेंट होता है, यानी कि स्टार्च की फॉर्म में जो फूड है वो स्टोर हो जाता है इन प्लांट। बात करें अगर सेलुलोज की, तो ये होता है सेल वॉल के अंदर, यानी प्लांट जो होते हैं, प्लांट जो है उनकी सेल वॉल होती है, सेल मेम्ब्रेन के ऊपर एक वॉल होती है जिसको सेल वॉल बोलते हैं, और वो सेल सेलुलोज की बनी होती है और जो कि एक पॉलीसेक्राइड है। इसी तरीके से बात करें ग्लाइकोजन की, तो हमारी बॉडी के अंदर जो फूड एक्स्ट्रा हो जाता है तो उसको भी किसी फॉर्म में स्टोर करना होता है, वो हमारी बॉडी के अंदर ग्लाइकोजन की फॉर्म में स्टोर होता है। जैसे प्लांट में स्टार्च की फॉर्म में होता है, हमारे अंदर ग्लाइकोजन की फॉर्म में फूड स्टोर होता है, वो भी क्या है, पॉलीसेक्राइड है। ठीक है, ओके। अभी बात करते हैं स्टार्च की, कि ये जो स्टार्च है ये इसके पास 2 यूनिट होती हैं, एक होता है एमाइलेज, एमाइलोज, और एक होता है अमाइलोपेक्टिन, एमाइलोपेक्टिन। दोनों में डिफरेंस क्या है, देखिए डिफरेंस ये है कि अगर मैं एमाइलोज की बात करती हूँ तो एमाइलोज एक स्ट्रेट चेन है, सीधी चेन है, मोनोसेक्राइड्स के कॉम्बिनेशन से जो बनती है, और इसका मोनोमर यूनिट क्या है, स्टार्च का मोनोमर यूनिट होता है ग्लूकोज, वो भी कैसा ग्लूकोज, अल्फा ग्लूकोज। देखिए यहाँ लिखा है कि स्टार्च का जो मोनोमर यूनिट है वो अल्फा ग्लूकोज है, यानी कि हम ऐसे बोल सकते हैं कि बहुत सारे अल्फा ग्लूकोज जुड़ते जाएंगे, स्टार्च की फॉर्मेशन कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर मोनोमर यूनिट होता है अल्फा ग्लूकोज। बॉन्ड की फॉर्मेशन क्या है, अल्फा 1,4। चलिए इसको डिकोड करते हैं, यानी ग्लूकोज जो लिया है हमने अल्फा लिया है, फर्स्ट ग्लूकोज का फर्स्ट कार्बन जुड़ता है सेकंड ग्लूकोज के 4th कार्बन से। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये फर्स्ट यूनिट है, ये सेकंड है, ये थर्ड है, ये 4th है, इस तरीके से बहुत लंबी चलती रहेगी। हाँ, तो ये फर्स्ट कार्बन है और अल्फा है। अल्फा क्यों है, क्योंकि इसमें OH नीचे आया है, तो ये अल्फा है। अल्फा का फर्स्ट कार्बन जुड़ता है सेकंड मॉलिक्यूल के 4th कार्बन से, तो उसको कहेंगे अल्फा 1,4 लिंकेज। इसी तरीके से अब इसका फर्स्ट कार्बन जुड़ता है इसके 4th से, इसी तरीके से इसका फर्स्ट कार्बन जुड़ता है इसके 4th से, तो अल्फा 1,4 लिंकेज ऐसे बनती रहेगी, तो उसको आप कहेंगे अमाइलोज, इसको आप कहेंगे अमाइलोज। तो अमाइलोज एक अनब्रांच चेन है, यानी उसमें कोई ब्रांच नहीं होती, स्ट्रेट चेन होती है। लेकिन अगर उस अमाइलोज में ब्रांचिंग हो जाए, अलग से कोई चेन अगर उसमें जुड़ जाए, तो अब आप उसको अमाइलोज ना बोलकर अमाइलोपेक्टिन बोलेंगे। कैसे, जैसे देखिए ये स्ट्रेट चेन है,
ये स्ट्रेट चेन किसकी थी, अमाइलोज की थी, लेकिन यहाँ पर आकर ये लिंक कर जाएगा तो बन जाता है अमाइलोपेक्टिन। ठीक है, इस तरीके से यहाँ पर बन जाता है अमाइलोपेक्टिन। तो यहाँ पर जो ग्लूकोज का मॉलिक्यूल आकर जुड़ा है वो जुड़ता है अल्फा 1,6 लिंकेज से, अल्फा 1,6 लिंकेज से वो जुड़ता है, यानी कि इसमें इसका तो होगा 1 कार्बन फर्स्ट कार्बन और इसका होगा 6 कार्बन, तो यहाँ अल्फा 1,6 की लिंकेज होगी टू फॉर्म द अमाइलोपेक्टिन। आगे बात करते हैं अगर तो सेलुलोज की बात करें, यहाँ पर होता है बीटा ग्लूकोज, यानी बहुत सारे बीटा ग्लूकोज मिलते रहेंगे और बॉन्ड यहाँ पर भी सिंपल सा है, बीटा का 1 कार्बन 4 से अटैच होगा। इस तरीके से ये लंबी लंबी चेन बनती रहती हैं। ये क्या है, सेलुलोज की फाइबर्स हैं जो सेल वॉल की फॉर्मेशन में हेल्प करती हैं। आगे अगर बात करें तो ये टेबल है जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, अगर आप ये याद कर लेंगे तो बहुत बेनिफिट आपको होने वाला है। ये माल्टोज है, लैक्टोज है, सुक्रोज है, स्टार्च में अमाइलोज है, अमाइलोपेक्टिन है, ग्लाइकोजन है और सेलुलोज है। माल्टोज की बात करें, मोनोमर यूनिट क्या होता है, ग्लूकोज ग्लूकोज, इसमें ग्लूकोज गैलेक्टोज, इसमें ग्लूकोज फ्रक्टोज, यहाँ पर बहुत सारा ग्लूकोज होता है, यहाँ पर भी बहुत सारे ग्लूकोज होते हैं, ग्लाइकोजन में भी ग्लूकोज होता है, सेलुलोज में भी ग्लूकोज होता है। जो उसका बॉन्डिंग है, लिंकेज है, यहाँ पर अल्फा 1,4 होता है, यहाँ बीटा 1,4, अल्फा 1,2, अल्फा यहाँ 1,4 और यहाँ पर अमाइलोपेक्टिन में अल्फा 1,4 भी होता है, अल्फा 1,6 भी होता है, यहाँ अल्फा 1,4 और बीटा 1,4। तो इस तरीके से ये टेबल आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसे आपको याद करना है। तो इस टेबल के साथ में ही हमारा ये लेक्चर यहाँ पर ख़त्म होता है। ये लेक्चर भी, ये वीडियो भी ख़त्म होती है, साथ ही साथ ये टॉपिक भी ख़त्म होता है, दैट इज़ कार्बोहाइड्रेट। तो आज की इस वीडियो में दोस्तों इतना ही। अगर आपको ये अच्छी लगी है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर से कर देना। थैंक यू।